हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और अजय अकेडमी परिवार पे आपका स्वागत है। और हमारी PYQ चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चनों के साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे उनको जा करके देखें। प्रीवियस ईयर के और आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सबको मिला के करा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, मेरी एज पे या बोर्ड पे मत जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात, या RPSC सेकंड ग्रेड में आया है राजस्थान में, जो TGT का एग्जाम होता है उसको सेकंड ग्रेड कहते हैं। नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2, 1:2। तो इनकी द्रव्यमान संख्याएं का अनुपात क्या होगा, मास नंबर का रेशो क्या होगा। तो देखो एक रिलेशन में लिख दिया है समय को बचाने के लिए कि नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या में एक संबंध होता है, ठीक है। R बराबर R0 a की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। पूछी नहीं जाएगी कभी भी, पर याद रख सकते हैं कि न्यूमेरिकल ही आ जाएगा, इसको सॉल्व करके निकालिए अपने लिए। तो क्या दे रखा है, त्रिज्याएं दे रखी है, मास नंबर पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या को बाहर निकाल लो, R1/R2, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है तो किसी की द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी, A1, तो नीचे क्या आएगा A2, क्योंकि समानुपाती है ना, तो R1 के सामने A1 आएगा। इसकी पावर भी क्या है 1/3, इसकी पावर भी 1/3। एक फार्मूला क्या बन सकता है, ये अगर इसका क्यूब कर दें, इसका क्यूब कर दें तो इसको 1/3 है, और क्यूब करेंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगी और क्यूब इस पे आ जाएगा। R1/R2 का क्या क्यूब बराबर A1/A2। A1/A2 ए क्या है यहाँ पर, मास नंबर है। ये और ये एक ही बात है। अगर इसको 1/3 कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगी, इस पर 1/3 आ जाएगा, तो ये एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि त्रिज्याएं दे रखी हैं। अब त्रिज्याएं क्या दे रखी हैं, 1/2, एक त्रिज्या तो 1 दे रखी है और एक 2, इसका क्या कर देंगे क्यूब। क्या पूछ रहा है, मास नंबर A1/A2, तो ये क्या आ जाएगा A1/A2 1/8। एक का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये क्या आ जाए 1:8 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है कि 1:8 ये रहा, ए ऑप्शन है। तो ठीक है, इस रिलेशन को याद रखेंगे, बहुत बढ़िया है। और ये इससे ये बन सकता है R1/R2, द्रव्यमान संख्या दे देगा तो उसका 1/3, और अगर रे दे देगा, रेडियस दे देगा तो इसका थर्ड कर देंगे, क्योंकि इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। अरे भाई इसका क्यूब करोगे और इसका भी क्यूब करोगे दोनों तरफ, तो 3 से 3 कट जाएगी ना, इसलिए फिर इस पर क्यूब आ जाएगा। और ये याद रखेंगे कि कभी कभी न्यूमेरिकली आ जाए, R0 की वैल्यू भी पुट करनी पड़े, तो ये याद रखें। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। आप इसको लिखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। ये भी RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, RPSC सेकंड ग्रेड, वही TGT, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारी जानकारी देने के लिए क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। क्या पूछ रहा है, बोर सिद्धांत के अनुसार कक्षा की त्रिज्या, ऑर्बिट की जो रेडियस है और क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n में क्या, जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है, मुख्य क्वांटम संख्या कोस को दिखाता है, ठीक है। तो उसमें क्या रिलेशन है, तो देखो बोर कक्षा की त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला है, ये मैं समय को बचाने के लिए मैंने लिख दिया। R बराबर, ये कैसे आता है, ये कभी नहीं पूछा जाता, ये मैं क्यों PYQ चला रहा हूँ, पूछा क्या जाता है स्मार्ट तरीके से, शॉर्ट नोट बना करके हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये आप तो मुझे फॉलो करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उनके क्वेश्चनों को अच्छे से लिखते जाइए। कोशिश करूँगा मैं भी आपको PDF दे सकूँ, बना रहा हूँ मैं भी बना के दूंगा। बोर कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला n² Z × 0.53 अंगस्ट्रम, ठीक है। अंगस्ट्रम की जगह 10⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, मीटर में देखा 10⁻10 मीटर होगा, सेंटीमीटर में देखा 10⁻8 सेंटीमीटर होगा। n² Z 0.53, ठीक है। n यहाँ पर क्या है, कोस की संख्या, जैसे बोला जाता है तीसरे कोस की त्रिज्या, तो 3 आता। z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, जैसे बोलता कि हीलियम का तीसरा सेल या कोस, तो हीलियम के लिए z कितना होता 2 और n कितना होता, तीसरा कोस का मतलब थर्ड, तो 3 लिखते हैं n की जगह, ठीक है। इसमें देखो 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, आप ये देखो। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भाई पहले कोष की त्रिज्या तो ये है, तो तीसरे कोष की त्रिज्या निकालिए। जैसे दे देगा हाइड्रोजन के पहले सेल की त्रिज्या ये है, तो तीसरे सेल की त्रिज्या निकालिए।
तो हाइड्रोजन की बात करेगा तो माना जैसे जेड है, जेड कैसा हो, स्थिर, स्थिर का मतलब कांस्टेंट। तो परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक ही एटम की त्रिज्या की बात कर रहा है, पहले सेल की तीसरे सेल की। तो एन और आर में क्या रिलेशन होगा, मैं इसके बाद इस पर क्वेश्चन भी दूंगा आपको, जैसे R1 R2, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि हाइड्रोजन के लिए पहले कोष की त्रिज्या दे देगा वैल्यू, तो दूसरे कोष की त्रिज्या निकालिए। तो पहले कोष के लिए N1 कितना हो जाएगा, 1, दूसरे के लिए 2 हो जाएगा। अब Z तो सेम होगा ना, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो, इसलिए जब Z कांस्टेंट हो, जब परमाणु क्रमांक सेम हो, एक ही एटम की बात कर रहा हो। उल्टा भी हो सकता है, जब N सेम हो, N स्थिर हो या क्या हो, कांस्टेंट हो, N कांस्टेंट हो, तो N कांस्टेंट का मतलब कि एक ही कोष की अलग अलग परमाणुओं की बात कर रहा है कि भाई हाइड्रोजन हीलियम की पहले कोष की त्रिज्या ये है तो दूसरे कोष की निकालिए, तो दोनों का Z क्या होगा, अलग अलग होगा। तो केवल Z की बात करेगा तो Z और R एक दूसरे के कैसे इन्वर्स है, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा अभी। इन्वर्स है तो क्या आएगा, जैसे R1 अपॉन R2, तो Z2 कहाँ आएगा, R1 का उल्टा, तो Z2 अपॉन Z1, क्योंकि इन्वर्स है ना। समानुपाती होता है वो तो 1 1 वाले सेम ऊपर ऊपर आते हैं और नीचे नीचे आते हैं, जो अपोजिट होता है उसमें उल्टे आना। अगर R1 R2 होगा तो Z2 Z1 होगा, ठीक है, अगर ये इन्वर्सली हैं व्युत्क्रमानुपाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि N और R, N और Z दोनों ही स्थिर ना हो, दोनों ही कांस्टेंट ना हो, दोनों ही बदल रहे हो। स्थिर ना हो को बोल सकते हैं अस्थिर या नॉन कांस्टेंट। तो क्या होगा, दोनों को वैल्यू लेनी पड़ेगी भाई। पहले कोष के लिए हाइड्रोजन का दे दिया, तीसरे कोष के लिए लिथियम का दे दिया, तो भाई लिथियम का भी Z अलग है, हाइड्रोजन का भी अलग है, और N भी दे दिया पहला और तीसरा, तो फिर दोनों को पुटअप करेंगे। R1 अपॉन R2 बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि N तो प्रोपोर्शनल है तो N1 का स्क्वायर और साथ में Z2, क्योंकि Z तो उल्टा आएगा, R2 है नीचे तो N2 आएगा, और यहाँ Z कैसा आएगा, Z1 आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। फॉर्मूले इसी से ही हैं, पर मैंने और सिंपल बनाने के लिए लिख दें हैं कि N1 N2 और R1 R2 में क्या रिलेशन है भाई, R1 बराबर R2 बराबर N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। N अगर कांस्टेंट है, एक ही कोष की बात कर रहा है अलग अलग एटम की, तो Z अलग होगा, क्योंकि Z क्या है, परमाणु क्रमांक। तो R1 अपॉन R2 बराबर Z2 अपॉन Z1, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, अलग अलग एटम की भी बात कर रहा है और अलग अलग कोष की भी बात कर रहा है, तो भाई फिर दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है अनुपात में, बोला अगला आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और पूरा ही पूछ ले किसी का कि भाई इसकी कोष ये है, Z है, तो त्रिज्या निकालिए, तो फिर अपन को ये पूरा लेना पड़ेगा। अनुपात पूछे तो अनुपात के लिए अपन को, रेशो के लिए आपको ये लिखना है, N याद रखना है, कोष की संख्या, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, MTR, मुझे तो रटो, तो इनसे हम तीनों फॉर्मूले बना लेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए R कोष के तो समानुपाती है उसके स्क्वायर के, और Z क्या है, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि यदि N बढ़ेगा तो R भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना, N कोष का मान बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है। अगर Z बढ़ेगा तो R क्या होगी, घटेगी। वैसे भी हम बता सकते हैं Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। किसी में जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक पे। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर इलेक्ट्रॉन उसको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो पास आएगा, तो साइज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसीलिए Z बढ़ने पर R घटती है, और ये तो दोनों में है ही, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ इन रिलेशनों पे आपके लिए। एक देखो, अगला क्वेश्चन वही है, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो N और R में क्या रिलेशन हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो जो C ऑप्शन है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं करा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। इसको मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके ना आप खुद करने का प्रयास किया करो, वीडियो को थोड़ा रोक लो, फिर करो, प्रयास करो, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है, जैसे आपको भी लगेगा। देखो क्या पूछ रहा है, यदि हाइड्रोजन एटम के प्रथम कोष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो He+ के सेकंड सेल या द्वितीय कोष की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
हाइड्रोजन अलग एटम दे रखा है, हीलियम अलग दे रखा है, तो एन भी अलग अलग होगा, जेड अलग होगा ना दोनों का एटॉमिक नंबर। इसका तो प्रथम सेल दे रखा है तो एन का मान 1 होगा, इसका द्वितीय सेल दे रखा है, ठीक है, एन कोष को दर्शाता है तो एन का मान भी अलग अलग होगा। तो इसमें दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं, तो आर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, जेड भी चेंज है, इंटू Z2 इंटू Z1। तीसरा वाला जो लिखा था ना हमने यहाँ पे लिखा था वो लगेगा ऐसे, ठीक है, दोनों ही चेंजेबल। अब देखो दोनों के लिए पहले N और Z लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए और उसके लिए, अपने आप पता लग जाएगा उससे कि यही क्यों लग रहा है। हाइड्रोजन के लिए N कौन सा दे रखा है? प्रथम सेल, तो N का मान 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी भाई आराम से देख सकते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में भी बोलता हूँ। एक्सक्यूज़ तो ज़िंदगी भरी पड़ी, हम भी हिंदी मीडियम से थे पहले, फिर हमने इंग्लिश मीडियम चेंज कर लिया BSc में, तो हमने पढ़ाई की, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमने मेहनत की। तो आप भी अगर ध्यान से देखेंगे मैं दोनों में बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हिंदी में लिख रहा हूँ, लिखूंगा तो एक में क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। ऐसे ही हीलियम He+, कौन सा सेल दे रखा है हीलियम के लिए? सेकंड सेल, तो N का मान कितना होगा? 2। Z कितना होता है? 2 ही होता है हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर Z, तो इसका मतलब देखो दोनों ही अलग अलग है, इसका मतलब N भी चेंज हो रहा है और Z भी चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने दोनों को लिया है। दोनों में ना तो सेल समान है और ना दोनों का एटॉमिक नंबर समान है, एटॉमिक नंबर तो कभी समान हो नहीं सकता, कोर्स भी अलग अलग है, इसका फर्स्ट और इसका क्या है सेकंड। पुट कर दो, R1 की वैल्यू तो दे रखी ना, हाइड्रोजन की त्रिज्या R1, क्योंकि हाइड्रोजन को मान रहे हैं R1 और ये किसको मान रहे हैं? हीलियम को, तो इसकी तो दे रखी है 0.53 हाइड्रोजन की, निकालनी किसको हमें? किसकी? हीलियम की। N1 का मान हाइड्रोजन का कितना है? Z2 पर क्यों आया? क्योंकि Z, R और Z एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो उल्टा आता है। ये फॉर्मूला लिखा थी ना, Z2 का मतलब इसका लिथियम का परमाणु, उसका हीलियम का परमाणु क्रमांक तो 2 N2 कितना है? 2, हीलियम का कोष तो दूसरा, इंटू हाइड्रोजन का Z1 कितना है? 1। इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा? 0.53 हीलियम, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू ये, तो 1 से तो एक कोई मतलब नहीं, ये 2 बार कट गया, ये कितना आया? 1/2। हीलियम को इधर पहुंचा दो, 2 को इधर पहुंचा दो, तो क्या आएगा? ये आएगा R He+, 1/2 को इधर पहुंचा दो, तो हाइड्रोजन की कितनी दे रखी त्रिज्या? 0.53 गुणा कर दो 2 से, कितना आएगा? 1.06। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऐसा है क्या ऑप्शन में? देखो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। देखो देख लिया करोगे कौन सा, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला। भाई सेल भी अलग अलग है, इसका तो प्रथम कोष है, इसका द्वितीय कोष है, तो N की वैल्यू कैसी है? अलग अलग है। जब दोनों एटम अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, तो दोनों ही अलग अलग है, तो फिर दोनों को ही पुट करेंगे। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये कहाँ से आया है कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि R बराबर क्या होता है? N² अपॉन Z 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो N तो प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जहाँ R1 है वहाँ N1 है, R2 है वहाँ N2 है, Z उल्टा है, तो जहाँ R1 है वहाँ Z2 होगा और जहाँ R2 है वहाँ Z1 होगा। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको लिखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला। आप इसको लिख लो एक बार। देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पहले वीडियो को रोक करके खुद करने का प्रयास करिए, ठीक है? नहीं हो रहा तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है? ये MP PGT और BPSC PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहाँ से लिया। बिहार में भर्ती अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे आई है, तो वहाँ देखो कहीं का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है भाई। फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है ना, तो वो ये नहीं देखती कि मैं कहाँ किस राज्य के निवासी हूँ। केमिस्ट्री सब जगह सेम ही है, टॉपिक भी सेम है, तो क्वेश्चन भी उन्हीं में से आते हैं, बस इधर के उधर कर देते हैं, इधर के उधर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी अन्य राज्य में बैठा वो देख रहा है कि अरे वहाँ आया तो हमारे यहाँ नहीं आएगा। भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। मेरी सफलता का राज यही है, मैंने सभी जगह के क्वेश्चन क्या किए थे, सॉल्व किए थे, जो भी PGT TGT में आए हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। निम्न में से He+ और Li+2 की त्रिज्याओं का कौन सा अनुपात सही है? त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो इसमें क्या है, N जो है N वो समान है दोनों में, कोस क्यों समान है? क्योंकि He+ में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, क्योंकि He का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 में से प्लस है तो 1 गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन।
Li2+ दे रखा है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन ही है कि नहीं है? तो इसमें वो पहला ही सेल है बस, क्योंकि सेल वही माना जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान दोनों में ही कितना है, 1 है, तो n का मान इक्वल है, तो n का मान समान है, तो n स्थिर है, n स्थिर है, तो z वेरिएबल होगा क्योंकि इसका z अलग है और उसका z अलग है परमाणु क्रमांक, तो r और z में क्या रिलेशन होता है, 1/z, तो क्या फॉर्मूला आता है, R1/R2 बराबर Z2/Z1। मतलब यदि हम त्रिज्या किसकी लिख रहे हैं, हीलियम प्लस की, और नीचे किसकी लिख रहे हैं, Li+3 की, तो ऊपर जो Z है वो किसका लिखेंगे, उल्टा, यहाँ हीलियम का लिखा है तो फिर यहाँ किसका Z लिखेंगे, लिथियम का। लिथियम का Z कितना होता है, 3, और हीलियम का कितना होता है, 2। नहीं यही समझ, देखो मैं बोला n समान क्यों, क्योंकि दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन, और बोल भी नहीं रहा भाई, चाहे ऐसे लिखा होता और बोलता कि अलग को अलग कोस है तो मान लेते भाई n अलग अलग है, लेकिन बोल भी नहीं रहा इसमें, और दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है, n का मान 1 है या सेम है, तो सेम को नहीं लिखते, तो सेम का मतलब वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो z पे निर्भर करेगा, और r इनवर्सली 1/z अभी हमने पढ़ा था, और ये फॉर्मूला आया था कि R1/R2 बराबर Z2/Z1, तो यहाँ जिसकी त्रिज्या आएगी उसका z यहाँ आएगा, जिसकी त्रिज्या यहाँ आएगी उसका z यहाँ आएगा, तो यहाँ लिथियम की लिखी हमने, तो उसका z मतलब परमाणु क्रमांक यहाँ आया है, तो क्या अनुपात आ जाएगा, सीधा ही 3:2। 3/2 का मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि पहले हीलियम का दे रखा है फिर लिथियम का, तो पहले हीलियम का फिर लिथियम का, तो 3:2 आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, है ना, बी ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है, कभी भी ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफलता का राज होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, वो भी बताते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम पढ़ते पता नहीं क्या जाते हैं, दुनिया भर का ज्ञान ले ले, तो क्वेश्चन आता है वो जो टॉपिक का, उसको हम गलत करे आते हैं। देखो ऐसे ऑप्शनों को सही करने का एक तरीका और बताता हूँ, देखो 2:3, 3:2, 1:3, 4:4, 3:4, तो देखो ये एक जैसे लग रहे हैं, 2 3 3 2, तो इन दोनों में से तो आंसर होगा नहीं, ये तो फिक्स है, आंसर इन दोनों में से ही कोई सा होगा, जवाब पे नहीं आ रहा है 50-50, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पर उनको तो निकाल के दिखाना है, लेकिन अगर ऑप्शन उल्टे हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर जरूर होगा, इसको आप लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीजीटी में आया है, बिहार में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती होती है, तो बिहार के बच्चे अगर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहाँ भर्ती बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, अन्य राज्यों को भी फॉर्म भर सकते हैं, तो भर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बहुत फायदा होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, और शेयर भी करें। चलिए देखिए, कहीं भी सेकंड ग्रेड में आ सकता है क्वेश्चन, निम्न में से त्रिज्याओं का कौन सा बढ़ता क्रम सही है। देखो क्वेश्चन करने से पहले एक बात बताता हूँ, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। z क्या है, एटॉमिक नंबर, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन, ठीक है, किसी का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और साइज का सोच लो, पहले देख लो, जो आकार होता है ना साइज, इलेक्ट्रॉन के तो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोटॉन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीनों चीज़ हमको याद रखनी है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, ये हम जानते नहीं हैं तो अब जान जाएंगे, और ये हम नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे। रेडियस जेड के परमाणु क्रमांक के उल्टा होती है, परमाणु क्रमांक किसी का जितना होगा एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन, और आकार इलेक्ट्रॉन के तो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल, प्रोटॉन के व्युत्क्रमानुपाती। हम वैसे भी जान सकते हैं ना क्यों है ऐसा, क्योंकि ये नाभिक है, ये परमाणु, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन, जो नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, प्रोटॉन, और प्रोटॉन समानुपाती जेड, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ज़्यादा प्रोटॉन, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा, पास आएगा, तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिससे नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो साइज में क्या हो जाती है, साइज में कमी हो जाती है, ठीक है, तो बता देंगे। चलिए इन डिब्बों को याद रखेंगे, डिब्बे सो इंपॉर्टेंट देन द थ्योरी। देखो इसको देखो, इनमें सब में ना इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, हाइड्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, एटॉमिक नंबर 1, He दे रखा है, He+ दे रखा है, He+, तो 2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। Li+2 दे रखा है, परमाणु क्रमांक 3 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और कौन सा दे रखा है, Be+3,
बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, B+3 का मतलब +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो ये सारे कैसे हैं, तो इसमें दे रखे हैं, साइज का ऑर्डर तो बता देंगे, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी सीख गए हम, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है समान। तो इलेक्ट्रॉन समान है तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो जवाब दे नहीं सकते, किसके आधार पर देंगे, प्रोटॉन के आधार पर। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसका आकार सबसे छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन तो आकार छोटा। प्रोटॉन और आकार एक दूसरे के इन्वर्स हैं। प्रोटॉन किस में ज़्यादा होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। Z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होंगे और उसका आकार सबसे छोटा होगा। तो देख लो, ये तो सबसे बड़ा आकार आ रहा है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है। बेरिलियम में कितने प्रोटॉन होंगे 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसमें भी आ रहा है तो ये कट गया, एक ही ऑप्शन तो बचा बी, एटॉमिक नंबर 4, 3, 2 और 1। सब में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1। प्रोटॉन सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन और इसमें 1 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन आकार उतना ही छोटा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें, तो सबसे छोटा आकार इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, सबसे बड़ा किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको क्या देखना है, प्रोटॉन की संख्या देखनी है। जितनी ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या, आकार या साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है, ये डिब्बों को अपन याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एक बार इसको पोज करके खुद करने का प्रयास करेंगे। यदि हाइड्रोजन एटम के लिए आईपी का मतलब आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान x है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए निम्न में से द्वितीय उत्तेजन विभव का मान क्या होगा। x की जगह कोई वैल्यू भी दे सकता है अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले चीज़ों को सीखते हैं। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव होता है किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अनंत तक पहुँचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मूल अवस्था से अनंत तक, मतलब एटम से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, E अनंत माइनस E1, प्रथम अवस्था की एनर्जी माइनस अनंत की एनर्जी, और अनंत की एनर्जी जो होती है वो होती है 0। तो IP बराबर क्या बन जाएगा, जो प्रथम अवस्था की एनर्जी है ना वो माइनस में, बस ये बन जाएगा। ठीक है, E1 का मतलब जो प्रथम कोष की जो एनर्जी है E1, क्योंकि अनंत की एनर्जी क्या होती है 0। आयनन विभव होता क्या, ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को अनंत परमाणु से बाहर निकालने के लिए। तो E अनंत माइनस E1, अनंत की एनर्जी 0, तो IP बराबर माइनस E1। IP कितना दे रखा है, x दे रखा, तो माइनस E1, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस x। तो E1 की एनर्जी आ गई हमारे पास इस IP से, क्योंकि IP x दे रखा था ना आयनन विभव, तो x दे रखा था बराबर माइनस। अब दोनों तरफ माइनस माइनस से गुणा कर दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस में चेंज हो गई। ठीक है, अब एक बात आती है उत्तेजन विभव क्या होता है। उत्तेजन विभव होता है कि जैसे ये एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट स्टेट है n बराबर 1, इससे इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए, माना n बराबर 2 में, तो उसको बोलेंगे EP फर्स्ट, उत्तेजन विभव। EP फर्स्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रथम अवस्था की एनर्जी E1, द्वितीय अवस्था की एनर्जी E2, तो E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा, EP1 के बराबर। कि इलेक्ट्रॉन प्रथम अवस्था से, मतलब मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है, n बराबर 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहली अवस्था में होता है उसको तो ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n बराबर 1 में पहले कोष में, और पहला ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, n बराबर 2 में, तो उसको प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n बराबर 1 से किसी भी उत्तेजित अवस्था में पहुँचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन विभव, और n बराबर 1 से अनंत में पहुँचाने के लिए वो आयनन विभव। अनंत में नहीं, किसी दूसरी उत्तेजित अवस्था में, जैसे n बराबर 2 में, n बराबर 3 में। तो EP1 क्या होगा, E2 माइनस E1। पूछ क्या रहा है हमसे, EP2, EP का मतलब एक्साइटेशन पोटेंशियल। EP2 कब आएगा, EP1 कब आया, जब 2 से 1 में आया, तो EP1 आया, तो 3 से 1 में आएगा, E3 माइनस E1, यही हमको निकालना है। E1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस x, E3 की नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, किसी nth लेवल की ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है, En बराबर माइनस E1 n²। ठीक है, किसी भी nth लेवल की ऊर्जा निकालने का सूत्र ये होता है।
माइनस तो उसके खुद ही साथ में है। E1/n², ये होता है फॉर्मूला किसी भी nth लेवल की एनर्जी निकालने के लिए। तो nth लेवल कौन सा लेवल है? तीसरा, क्योंकि हमें E3 चाहिए। E1 हमारे पास है, E3 आ जाएगा तो हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल EP2 आ जाएगा। EP1 पूछता तो क्या होता? E2 - E1। इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे में गया है। दूसरा जो होता है n बराबर तो होता है, ये क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था। EP2 पूछा है तो 3 से 1 में आएगा, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था, और वही हमसे पूछिए। E1 है, E3 निकालेंगे। E1 की वैल्यू कितनी है? -x/n²। n यहाँ पर क्या है? कोस की संख्या, कोस नंबर। n बराबर किस में से आएगा? 3 में से आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो EP2 आएगी। तो n का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? -x/9। पूछ क्या रहा है? EP2। हमारे पास क्या आ गया? -x/9। ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? अरे आया कि नहीं आया, एक बात बताओ मुझे। -x/9 आ गया, और ये क्या है? माइनस का चिन्ह है, और E1 क्या है? -x, तो -x, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8x/9 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। इसको क्या ले लेंगे? 9 को ऐसे ले लेंगे, 9 एकम 9, तो -x प्लस 1 का 9 में भागे 9 में, 9 का x से गुणा किया तो 9x। 9x में से 1 हट गया, 1x गया -x, तो 8x ही तो बचेंगे, तो 8x/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उत्तेजन विभव क्या होता है? किसी भी मूल अवस्था से फर्स्ट में जाएगा तो वो EP1 होगा। EP2 क्या होगा? 3 में से 1 में आएगा। EP3 क्या होता है? 4 में से 1 में आएगा। आयनन विभव क्या होता है? E अनंत - E1, तो E अनंत 0 होता है, तो IP बराबर -E1। तो E1 कहाँ से निकालेंगे? IP का मान दे रखा है, जो भी दे रखा है, जैसे x दे रखा है, कुछ वैल्यू होती है तो वैल्यू, तो इसको बराबर कर देंगे। x यहाँ भी माइनस से गुणा कर देंगे, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस तो -x आ गई। किसी भी nth लेवल की ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या होता है? En बराबर E1 माइनस, मतलब En बराबर E1/n²। E1 जो प्रथम की एनर्जी है, -x, n यहाँ पर क्या है? कोस की संख्या। भाई E3 चाहिए तो n बराबर 3 ही तो होगा, 3 में से 1 आएगा तभी E3, तो E3 लिख देंगे। E3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, मतलब n की वैल्यू तीसरे कोस में से ही तो आ रहा है, तो तीसरे कोस में से आ रहा है, तो E3 की वैल्यू चाहिए, E3 की वैल्यू आ जाएगी, तो -x/9, तो E3 - E1, E3 की वैल्यू कितनी आई? -x/9, और इसकी क्या आई? -x, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस था, उसके साथ भी माइनस लग रहा, तो माइनस माइनस क्या होगी? प्लस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे देखो, अब मैंने क्वेश्चन आपको कराया, लेकिन मैंने आयनन विभव भी बताया कि भाई अगर किसी भी लेवल की एनर्जी दे रखी है फर्स्ट की, जैसे मैंने दे रखा होता है यहाँ पर कोई भी एनर्जी 8, तो आयनन विभव के लिए उसमें केवल क्या लगाते थे? माइनस। किसी भी nth लेवल की एनर्जी निकाल, जैसे 8th nth लेवल की एनर्जी पूछता और फर्स्ट की दे रखा होता, तो फर्स्ट में जो कोस होता उसका स्क्वायर करके भाग देते थे बस, E1/n²। जैसे पूछता छठे कोस की एनर्जी क्या होगी? यदि E1 की एनर्जी 48 है या कुछ भी है, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं आप। जैसे पूछता कि 72 है E1 की एनर्जी, और छठे कोस की क्या होगी? तो 6 का स्क्वायर कर देते, 36, तो 36 दूनी के 72, 2 आ जाती। फर्स्ट की दे देगा, और किसी की भी पूछेगा तो जिसकी पूछ रहा है, जैसे E6 पूछ रहा है तो n का मान 6, वो छठे कोस की है तो n का मान 6 लिखेंगे। 5 की पूछ रहा है तो n का मान 5 लिखेंगे। एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर पूछता EP3, तो EP3 क्या होता? E4 - E1। तो फिर हमको E1 की एनर्जी चाहिए होती और E4 की एनर्जी चाहिए होती। E4 की निकालने के लिए क्या करते? E1 की माना x होती, E4 की निकालने के लिए यहाँ 4 का स्क्वायर कर देते, तो 16x -x/16 आ जाती। ऐसी EP4 होता तो क्या लिखते? E5 - E1, क्योंकि EP1 क्या होता है? E2 - E1। माइनस में तो हमेशा E1 ही आएगा। EP1 है तो E2, EP2 है तो E3, EP3 है तो E4, EP4 है तो E5, क्योंकि प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है? n बराबर 2, और इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से n बराबर 1 से किसी भी उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए जो आवश्यक विभव होता है वो क्या कहलाता है? उत्तेजन विभव कहलाता है। तो मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने इसमें लगभग 6 क्वेश्चन कराए हैं, बट 6 क्वेश्चनों के साथ मैंने चीज़ें कितनी सारी आपको बताई हैं, तो आपको वो सोचना होगा, और आपको ऐसे ही पढ़ना है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इन सारी चीज़ें आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन करने का प्रयास किया करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे की वीडियो आपके लिए आती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। खुश रहें। मैं इसका आंसर बताना भूल गया था, तो आंसर तो 8x/9, तो यही आ जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।